हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और दोस्तों हमने अपना 21 तक अध्याय 21 हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा शुरू होने वाला है अध्याय 22, जो कि है खिलजी वंश से संबंधित। ये कब से कब तक था खिलजी वंश? 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो आइए दोस्तों शुरू करते मेरे साथ। देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है। दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तान कौन कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। शासनकाल कब से कब तक था इनका? 1290 से 1296 ईस्वी। और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 ईस्वी। फिर है वंश कौन सा था? खिलजी वंश ही था इनका राजवंश। और फिर ये कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक का खिलजी का 1316 से 1320 ईस्वी। फिर आगे खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कौन था सबसे पहले? फिरोज शाह खिलजी कब से? 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक के पद को ग्रहण किया, जिसे बाद में समाना का गवर्नर बना दिया गया। फिर आगे मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी। आरिजे मुमालिक सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। फिर भारत में खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। 13 जून 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलो खरी महल में इसका राज्यारोहण हुआ। फिर है जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का कौन था? पहला शासक था, जिसका हिंदू जनता के प्रति क्या था? उदार दृष्टिकोण था। उसने सिर्फ 6 वर्ष तक शासन किया था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। फिर है उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की। जलालुद्दीन के समय में ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। किसको? फकीर सिद्दी मौला को। फिर जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने उलट दिया तथा जो भी उसका विरोध करने का प्रयत्न करता उसे वह कड़ी सजा देता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था, जिसके पिता का नाम क्या था? शहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तथा सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की। फिर देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता अर्जित कर ली। फिर 31 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया, जहां वह सुल्तान बनने के पूर्व सूबेदार था तथा इसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में किया गया। फिर अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बनाए रखने का माध्यम अपनाया। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बसाए गए। कौन? इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बसाए गए थे। फिर अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने विरुद्ध षड्यंत्र रोकने के लिए अनेक नियम अपनाए।
भोजों और उत्सवों का आयोजन करना निषिद्ध कर दिया गया। सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन ने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उसने एक गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की। फिर अलाउद्दीन का साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किले के रूप में थी। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। कौन था अमीर खुसरो? सुल्तान ने 3 माह तक किले पर घेरा डाले रखा। राजपूत संघर्ष करते हुए शहीद हुए तथा महिलाओं ने जौहर व्रत किया। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत यहीं देखा था। फिर जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। अलाउद्दीन ने अत्यधिक निकट से चित्तौड़ पर घेरा डाला। राजपूत ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल प्रतिरोध किया, परंतु अंततः उसने किले पर अधिकार 1303 में अधिकार कर लिया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिज्र खां के अधीन कर दिया गया तथा उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खिजराबाद कर दिया गया। उसका राज्य वापस कर दिया गया तथा उसे राय रायन के खिताब के साथ फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। फिर अलाउद्दीन का महान सेनापति कौन था? मलिक काफूर। गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए उसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। 1309 से 1311 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण था तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल पर किया गया था। फिर तेलंगाना अभियान में वह शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। फिर दूसरे आक्रमण के लक्ष्य द्वार समुद्र, माबर व मदुरई थे। यह पहला अवसर था जब मुसलमान की सेना दक्षिण में मदुरई तक पहुंच गई थी। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सिरी फोर्ट और जमात खान मस्जिद का निर्माण करवाया। मंगोल आक्रमण में सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में दिल्ली में सिरी को राजधानी बनाया तथा किलेबंदी करवाई। फिर आगे उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूती प्रदान की और सिकंदर ए सानी खिताब धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। वह पहला शासक था जिसने प्रथम बार स्थायी सेना गठित की थी। फिर अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीति कैसी थी? उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए थे, एक खाद्यान्नों के लिए और दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा था घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए। फिर प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे क्या कहते थे? अधीक्षक या सहना कहा जाता था, जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता था तथा दुकानदारों व कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। खाद्यान्न की नियमित व सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेश में भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। फिर भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित कर दिया गया। राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन था? ये था अमीर खुसरो।
और उसके परवर्ती इसामी दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। किसने? अमीर खुसरो ने और परवर्ती इसामी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो व हसन देहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया और वीणा को संशोधित किया था। फिर जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बाजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए। ये इतना नहीं है। बर्नी ने लिखा है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत अभियान, ये पढ़ लेना आप। गुजरात, रणथंभौर पर चित्तौड़, फिर मालवा शासक कौन थे? अभियान का नेतृत्व किसने किया? वर्ष कौन सा था? विशेष विवरण। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, देवगिरी पर रामचंद्र देव यादव शासक। अलाउद्दीन खिलजी वर्ष 1296। फिर घोड़ों की कीमतों पर नियंत्रण, ये वैसे दे रखे हैं। भू राजस्व नकद वसूली किए जाने से अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नकद वेतन देने में सुविधा हुई। नकद वेतन देने वाला वह इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने प्रथम बार घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा घोड़े पर मोहर का निशान लगा दिया जाता था। इतिहासकार बर्नी का मानना था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे तथा मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे। व्यापारियों को चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम, मूल्य नियंत्रण से भले ही शिकायत रही हो, परंतु सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं के मूल्य में गिरावट से लाभान्वित थे। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए प्रयोग की जा रही भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया था। और क्या? अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने क्या किया था? भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चरही कर लगाए थे। फिर इसके बाद आता है बर्नी के अनुसार बर्नी कहता है कि खूत मुकदम जीन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पान की गिलोरियां चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर पर जाकर काम करना पड़ता था। अलाउद्दीन की बाजार नियम की नीति उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। फिर इसके बाद कौन आता है? मुबारक शाह खिलजी। इसका शासनकाल था 1316 से 1320 ईस्वी। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने क्या स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलवसीक विल्लाह की उपाधि धारण की थी और उसने गुजरात के हिंदू जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया। बर्नी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। खुसरो शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम था और 1320 ईस्वी में खुसरो द्वारा मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई और खुसरो शाह के नाम से शासक बना। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण ग्रहण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इस दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था। कौन सा था? तुगलक वंश।
फिर होता है गयासुद्दीन तुगलक आता है 1320 से 1325 ईस्वी। यह तुगलक वंश का संस्थापक था जिसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने सिंचाई साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया, अकाल संहिता का निर्माण करवाया। सल्तनत काल में नहर बनाने वाला यह पहला शासक था। 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय मार्ग में ही सुल्तान ने इसकी मृत्यु हो गई। फिर आगे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक, इसका पिता कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी मृत्यु के बाद कौन आया? मोहम्मद, उपाधि जोन खा मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनवाया था तथा उसके अंदर एक कुंड बनवाकर उसे सोने से भर दिया था। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए, गयासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और भतीजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मलिक रजब, गाजी तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के फतेह खान, जफर खान, नासिरुद्दीन, मोहम्मद शाह, ये दे रखे। फिर इनके आगे तुगलक वंश के शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक ईस्वी तक इसका शासन था। इस काल में उत्तर अफ्रीका मोरक्को को 1 अरब यात्री कौन था? इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मोहम्मद ऊंचे आदर्शों पर विश्वास करने वाला शासक था। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में निरंतर चलने वाले विद्रोह से हताश होकर मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है। वैद्य सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है और अगर बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और ही हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक व न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। उसने इस कार्य से उलेमा वर्ग कट्टर दुश्मन बन गए। उसके इस कार्य से फिर यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसने जैन विद्वान जिन प्रभा सुरी व राजशेखर का अपने दरबार में स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण तरमासिरिन 1326 से 1327 के नेतृत्व में हुआ था। फिर तरमासिरिन के नेतृत्व में मंगोल सिंध तक आ गए तथा उनका एक दल दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया। झेलम के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त कर दिया बल्कि कलानौर पर भी अधिकार कर लिया और कुछ समय तक उसका वर्चस्व सिंध के पार पेशावर तक स्थापित हो गया। मोहम्मद तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लिया था। फिर उसने तुर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। उसके बहुत से विचार बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण थे, परंतु उसने उनको सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से कब से 51 को ऐसे शासक के रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है जिसने कई साहसपूर्ण प्रयोग किए हैं। उसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था तथा वह बहुत ही विवेचनात्मक बुद्धि व खुले विचारों वाला व्यक्ति था। राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादास्पद कदम क्या था? राजधानी का दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरण करना। सुल्तान देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। उसने देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? दौलताबाद रख दिया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क का निर्माण करवाया जिस पर यात्रियों की सुविधा के लिए
जगह जगह सराय बनवाई गई थी, परंतु दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? 1500 किलोमीटर से भी अधिक थी। प्रतीक मुद्रा 1329 से 1330 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली महत्वपूर्ण पहल क्या थी? प्रतीक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करना था। 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। इस प्रयोग से पूर्व चीन का कुबलई खां प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। सन 1294 में काई कातू नामक एक ईरानी शासक ने अपने देश में कागजी मुद्रा चांद प्रचलित करने की कोशिश की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने का निर्णय किया, जिसका मूल्य क्या था? चांदी के टंके के बराबर ही था। लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा ढालना प्रारंभ कर दिया। अतः मोहम्मद ने प्रतीक मुद्रा वापस लेने का फैसला किया। उसने कांसे के सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के देने का वचन दिया। खुरासान योजना क्या थी? यह अभियान हिमालय क्षेत्र में कुमाऊं के पहाड़ी प्रदेशों में आरंभ किया गया था और कहा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था? चीनियों की बढ़त को रोकना था। फिर दिल्ली की सेना कठिनाई भरे प्रदेशों में बहुत दूर तक आगे बढ़ गई और वहां विपत्ति में फंस गई। कराचिल अभियान में कहा जाता है कि 10,000 की सेना में केवल 10 लोग वापस लौटे। मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पहाड़ियों पर भी आक्रमण किया। फिर कृषि सुधार, कैसे सुधार किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से अधिकांश सुधार दोआब के क्षेत्र में लागू किए गए। इस योजना के दौरान अकाल का 6 साल तक एक लंबा दौर चला, जिसने प्रदेश को नष्ट कर दिया। फिर पशुओं और बीजों के लिए तथा कुएं खोदने के लिए ऋण सुलभ करा कर राहत देने का प्रयास किया गया, लेकिन इस समय तक दिल्ली में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी कि वातावरण दूषित हो गया। सुल्तान दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गद्वारी नामक शिविर में चला गया। लगभग 2.5 वर्षों तक वही रहा। फिर उसने दोआब में कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना आरंभ की। उसने दीवान ए अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की। कृषि क्षेत्रों को विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक प्रखंड को एक अधिकारी का अधीन रखा गया, जिसका काम किसानों को ऋण देकर कृषि का विस्तार करना तथा उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था। जैसे जौ के स्थान पर गेहूं और गेहूं के बदले में गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर और खजूर। यह योजना विफल हो गई, जिसका कारण इसे कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों की अनुभवहीनता और भ्रष्टाचार था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था। वही उसके विघटन की प्रक्रिया के आरंभ का दौर भी साबित हुआ। दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन कैसे हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगातार विद्रोह हुए। साम्राज्य के विभिन्न भागों जैसे बंगाल, माबर तमिलनाडु में, वारंगल, काम्पिली कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल, अवध, गुजरात, सिंध में एक के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। फिर सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वह हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया वहां, और अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज्य कायम कर लिया, जिसका विस्तार बहमनी साम्राज्य का रूप ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। सिंध में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक आसीन हुआ। फिर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है कब से कब तक? 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के कौन थे? चाचा रजब का पुत्र था। रजब का विवाह एक राजपूत राजा रणमल की पुत्री से हुआ था। फिरोज उसी का पुत्र था। किसका? रणमल का। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों में से अमीरों में और साथ ही सेना में भी गहरा असंतोष फैल गया था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई।
उसने दक्षिण और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं किया। उसने हुक्म जारी किया कि जब भी किसी अमीर की मृत्यु होगी तो इक्ता सहित उसका स्थान उत्तराधिकारी में उसके पुत्र को दे दिया जाएगा। फिर उसने अमीरों को यातना देने की प्रथा समाप्त कर दी, जिससे अमीर लोग प्रसन्न हुए। वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज शाह ने सेना पर भी लागू कर दिया। सिपाहियों को नकद वेतन नहीं दिया गया, बल्कि अलग अलग गांवों के भू राजस्व उनके नाम कर दिए गए। जब सिपाही द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों का हिसाब लिया जाता था तो वे किरानियों को घूस देकर अपने खराब घोड़ों को भी अच्छे घोड़ों में शुमार करवा लेते थे। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को क्या कहा, सच्चा मुसलमान शासक, और उसने अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित कर उलेमाओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जजिया एक ऐसा कर था। जजिया एक अलग कर बन गया। पहले वह भू राजस्व कर का ही एक हिस्सा था। इस कर से केवल स्त्रियों, बच्चों, अंधों, अपंगों और जीविका के साधन के विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए। दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था, संगीत, आयुर्वेद और गणित के भी कई ग्रंथ उसके शासनकाल में संस्कृत से फारसी में अनुवाद किए गए हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल बनवाए और कोतवालों को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दिया। गरीबों की पुत्रियों की शादी के लिए दहेज भी दिया। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों को निगरानी करता था। उसने अनेक नहरों की मरम्मत करवाई और अनेक नई नहरें खुदवाई। सबसे बड़ी नहर लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी। एक अन्य नहर यमुना से निकलती थी। फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत बिखर गई और उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। सुल्तान मोहम्मद और नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी में महत्वाकांक्षी अमीर और विद्रोही राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण 1398 से सल्तनत काल की नींव कमजोर हो गई और तैमूर ने भारत पर के लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया भारत पर। फिर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश कर अत्यधिक तबाही मचाई। उसने बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की। इस आक्रमण के द्वारा भारत से बहुत सा धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि विदेश ले जाया गया। राजमिस्त्री, संगत, रास, बढ़ई आदि अनेक कारीगरों को तैमूर अपने साथ ले गया। इनमें से कुछ लोगों ने उसकी राजधानी समरकंद में अनेक सुंदर इमारतें बनाने में योगदान दिया। भारत पर तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बहुत सीमित ही रहा। तैमूर के विद्रोह को दिल्ली के सुल्तानों के सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जाता है। तुगलक राजवंश जैसे तैसे 1412 तक कायम रहा। सैयद वंश 1414 से 1451। सुल्तान कौन कौन थे? खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। शासनकाल इनका दे रखा है। फिर खिजर खां का 1414 से 1421 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह कौन है? एकमात्र शिया वंश था। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने रैयत-ए-आला की उपाधि ली थी। फिर वह अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। 20 मई 1421 ईस्वी को खिजर खां की मृत्यु हो गई। फिर कौन आता है? इसके बाद आता है मुबारक शाह। शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी। खिजर खां के पश्चात उसका पुत्र कौन है? मुबारक शाह मई 1421 को दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1421 को। वह खिजर खां की रैयत-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने स्वयं को क्या कहा? सुल्तान घोषित किया। मुबारक खां सैयद वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1433 में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसाया
और विख्यात इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन और आश्रित विद्वान था। उसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम के सिक्के प्रचलित करवाए। फिर कौन आता? मोहम्मद शाह 1434 से 1445। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र था ये मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अपनी अयोग्यता से उसने सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन वजीर सखरुल मुल्क ने साम्राज्य को लंबे समय तक संभाले रखा। मोहम्मद शाह ने उसे खान जहां की उपाधि प्रदान की। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। फिर अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1476 ईस्वी। मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठ गया। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में यह कहावत लोकप्रिय हो गई कि इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैयदों से निकलकर लोदियों के हाथों में चली गई, लोदी वंश के। फिर प्रथम अफगान राज्य लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। और इसको क्या बोलते हैं? मकबरों का काल भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा मकबरे बने थे इस काल में। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। और सबसे पहले कौन है? बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। सरकी सुल्तान महमूद शाह का विवाह सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से हुआ था। बहलोल महमूद शाह की सेनाओं के मध्य पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बहलोल लोदी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमार हो गया और 12 जनवरी 1489 में मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था। तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। उसका महत्वपूर्ण उपलब्धि जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय करना था। फिर बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन किया। कितने वर्ष तक किया? 38 वर्ष तक। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह पहला अफगानी वंश था। उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए थे। फिर कौन आता है? सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। कब की? 1504 में। और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। फिर सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। और क्या 21 नवंबर 1513 को इनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी ने भूमि के नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया जो प्राय कितना था? 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम क्या है? फरंगी सिकंदरी रखा है। फरंगी सिकंदरी। सिकंदर लोदी के समय में गान विद्या के एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाह की रचना हुई थी। फिर कौन आता है? इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। 22 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। यह लोदी वंश का कौन है? अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किसका युद्ध होता है? पानीपत का, जो कि एक प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वीरगति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम अफगान राज्य समाप्त हो गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जिसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथों में चली गई थी। किसके हाथों में गई? फिर मुगलों के हाथों में। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद।